पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारीगण, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रति हृदय से बधाई देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल श्री आर.के.एस. भदौरिया जी को हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण की दिशा से सुयोग्य नागरिकों की एक अच्छी टीम खड़ी की जा सके, इस दिशा से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट थे के प्रति हृदय से बधाई देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल श्री आर.के.एस. भदौरिया जी को हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण की दिशा से सुयोग्य नागरिकों की एक अच्छी टीम खड़ी की जा सके, इस दिशा से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट थे। यह कालखंड वह था जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय बहुत सारे लोगों के मन में था कि पता नहीं देश आजाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक सन्यासी, एक योगी कभी भी नकारात्मक भाव के साथ नहीं रहता। वह हमेशा एक सकारात्मक भाव के साथ चलता है कि मेरा कार्य पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी, और इस भाव से किया गया कोई भी प्रयास, किया गया कोई भी कर्म निश्चित ही सफलता दिलाती है। 1932 में जो एक छोटा सा पौधा शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए उन्होंने स्थापित किया था,
ठीक 15 वर्ष के बाद यह देश आजाद होता है और आजाद भारत की दृष्टि से भी उन्होंने उसी समय अपनी रूपरेखा भी प्रारंभ कर दी थी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर शैक्षिक पुनर्जागरण का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। हर व्यक्ति जानता है कि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई होगी तो उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा परिषद की स्थापना मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ उस समय भारत की स्वाधीनता के बिगुल को बजाने वाले शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप के नाम पर उन्होंने शिक्षा परिषद की स्थापना की। पहली संस्था की स्थापना महाराणा प्रताप के नाम पर ही की, क्योंकि सामने हमें जिस लड़ाई को देश को लड़ना है उनके सामने उद्देश्य भी स्पष्ट हो और उद्देश्य की प्राप्ति का एक माध्यम भी होना चाहिए। माध्यम थे महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम। लक्ष्य था देश स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभक्त नागरिकों की एक लंबी फौज खड़ी हो, क्योंकि राष्ट्रभक्त नागरिक ही अपने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। और उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, आज मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की मदद से एक धार्मिक, एक शैक्षणिक, एक सांस्कृतिक संस्था के द्वारा जो भी कार्य राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए किया जाना चाहिए, उस दिशा में अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास का मतलब केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने पाठ्यक्रम के पर भी उन सभी गतिविधियों का हिस्सा बनना जो हमें भविष्य की चुनौतियों के प्रति सदैव एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश हम सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और इसीलिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच अपना संस्थापक सप्ताह का इस समारोह आयोजित करता है। इसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ ही महानगर, जनपद और आसपास के अन्य जनपदों से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं भी भागीदार बनती हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें शामिल की जाती हैं, विभिन्न कार्यक्रम इसके साथ जोड़े जाते हैं। खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण की होती हैं, गायन की होती है, और इसकी शुरुआत होती है अनुशासन से। हम सब जानते हैं कि अनुशासन अगर व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासनहीन व्यक्ति, नागरिक या अनुशासनहीन छात्र की स्थिति वैसे होती है जैसे एक पेंडुलम होता है, उसकी कोई गति नहीं होती, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ही कभी भी हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना होगा कि आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है, इस अनुशासन पर्व से आगे बढ़कर के फिर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ आगे बढ़कर के और मुख्य समारोह के साथ 10 दिसंबर को फिर उसका समारोह होता है। यह अनुशासन जिसमें उन सभी संस्थाओं को जो अपने संस्था से जुड़ी हुई यूनिफॉर्म के साथ ही अपने व्यवस्थित अनुशासन के लिए जानी जाती हैं, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भागीदार बनने वाली टीम को, पुरस्कार प्राप्त करने वाली टीम्स को भी
यहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम मुख्य समारोह के अवसर पर होता है। आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुका है। यह देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब के लिए कि जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा करके दुनिया के सामने अनेक प्रतिमान स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ की आबादी के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि जो ब्रिटेन भारत पर 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक जिसने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जिस दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा आज इसका प्रमाण है कि अगर हम चाहें तो अपने देश को और अपने समाज को कहां से कहां तक की यात्रा पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के उन 20 बड़े देशों का, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के देशों का नेतृत्व का अगले 1 वर्ष का दायित्व उन्होंने संभाला है। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का और भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में अब दुनिया को भी मार्गदर्शन करेगा, उस भूमिका के रूप में आज भारत दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से जब भारत का नेतृत्व भारत को इस दिशा में आगे बढ़ा रहा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक, कोरोना कालखंड में भारत का मॉडल, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कोरोना कालखंड में जो दुनिया के लिए यूनिक थी, दुनिया के लिए प्रेरणादायी थी। महामारी के दौरान भी अपने नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जा सकता है, यह उदाहरण देखने लायक था। और दूसरा, भारत ने इस दौरान जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत अपने यहां नई नई योजनाएं बना रहा था और उसमें भी किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण वो न्यू हो सकती है वह शिक्षा है। और शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषित करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सबको सर्वांगीण विकास के अनेक पथ हमारा प्रशस्त करती है और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए, उसको अपनी संस्थाओं में लागू करते हुए, उससे जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम को का पाठ बनते हुए हम स्वयं के लिए भी और समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। व्यक्ति का जीवन यशस्वी तभी बन सकता है जब वो केवल अपने तक सीमित न रहे, बल्कि अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी देखें और उसको समझने के साथ साथ ईमानदारी पूर्वक उनके निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार करें। आपने भी यहां पे मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल श्री भदौरिया जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को सुना है। एक सामान्य, आपकी तरह एक सामान्य परिवार में उन्होंने भी जन्म लिया, उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं, लेकिन भारत की वायुसेना के चीफ से अवकाश ग्रहण करने के बाद इस समय उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का वह निर्वहन कर रहे हैं। आप भी उस दिशा में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में कहा कि हमें अगर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, ये केवल देश के नेतृत्व का ही दायित्व नहीं है, ये केवल राज्य सरकार का ही काम नहीं है, हर नागरिक का दायित्व बनता है। और
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही स्टार्टअप की स्थापना केवल आईटी और आईटीएमएस में ही नहीं हो सकता है, बल्कि यह विस्तृत क्षेत्र है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और हर एक क्षेत्र में अगर हम इस कार्य को आगे बढ़ा करके प्रयास प्रारंभ करेंगे तो न केवल अपने स्तर पर हमारा युवा केवल जॉब के लिए भटकता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि जॉब देने वाला बनता हुआ दिखाई देगा। और उस दिशा में हमारे युवा को अपने आप को तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां पर बहुत बड़ी संभावना है, जो कृषि प्रधान प्रदेश है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, जिसमें हम लोग बहुत सारे जल संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। एग्रीकल्चर के फील्ड में हम बहुत कुछ प्रगति कर सकते हैं। अपनी प्रगति को डबल डिजिट में पहुंचा करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अच्छा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो शिक्षाविद हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनकी समाज के प्रति दायित्वों के बारे में भी अगर वे अपने केवल अपने को अपने शिक्षण संस्थान तक ही सीमित न रख करके बल्कि उन सभी दायित्वों के साथ भी जोड़ते हुए दिखाई देंगे तो उसके बहुत सार्थक परिणाम आएंगे। और मुझे विश्वास है कि 1932 में जिस शिक्षण संस्था की स्थापना महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी, जिसे आज 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अगले 10 वर्ष के अंदर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने स्थापना की शताब्दी वर्ष भी मनाएगा। अभी से उसकी रूपरेखा तैयार होना, कैसे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने किन परिस्थितियों में यहां पर इस संस्थान की स्थापना की होगी, और कैसे ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने इसे पल्वित और पुष्पित करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, बालिका शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, तकनीकी शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के संस्थानों के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। और उस स्पष्टता के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के ऊपर एक गुरुतर दायित्व बनता है कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अगले एक सप्ताह के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं पूरी निष्पक्ष तरीके के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ उसके परिणाम सामने आने चाहिए। प्रतियोगिताएं जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन जो किन्हीं कारणों से अच्छा स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है उसको भी प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उसको हतोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि उसने किस भाव के साथ उसमें भागीदारी की है, और वह आप सबके सामने है। आरकेएस भदौरिया जी तो फाइटर पायलट से उन्होंने अपनी सर्विस सेवा की, अपनी सेवा आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के ऊपर एक गुरुतर दायित्व बनता है कि अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अगले एक सप्ताह के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं पूरी निष्पक्ष तरीके के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ उसके परिणाम सामने आने चाहिए। प्रतियोगिताएं जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन जो किन्हीं कारणों से अच्छा स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है उसको भी प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उसको हतोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि उसने किस भाव के साथ उसमें भागीदारी की है, और वह आप सबके सामने है। आरकेएस भदौरिया जी तो फाइटर पायलट से उन्होंने अपनी सर्विस सेवा की, अपनी सेवा शुरू की, और एयर चीफ मार्शल जैसे प्रतिष्ठित पद पर जाकर के देश की उन्होंने अमूल्य सेवा की।
देश के आज की जो पांचवी पीढ़ी के जो विमान आए हैं देश के सामने, उसमें से उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आप याद करिए कि इस देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हर व्यक्ति स्मरण करता है, उनके प्रति अपार सम्मान का भाव रखता है। वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, असफल हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अंत में उन्होंने भारत में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की, मुझे लगता है व्यक्ति जब हार के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता है, निरंतर प्रयास करता है, तो वह भी उस फील्ड में लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बन सकता है। और मुझे लगता है कि जो टीमें अच्छा प्रदर्शन करेंगी, उनको अपने प्रदर्शन को और अच्छा करना है। जो किन्हीं कारणों से अच्छा प्रदर्शन करने से चूके हुए और अच्छा प्रयास करें, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। एक समय उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन परिणाम पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके के साथ आना चाहिए। कोई भेदभाव किसी भी छात्र छात्रा के साथ न हो, इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। इस पर अवश्य पूरी ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। और दूसरा, प्रत्येक कार्यक्रम में आपका अनुशासन दिखना चाहिए और समय के प्रति आपकी समयबद्धता, स्वच्छता के प्रति आग्रही बनना, कहीं गंदगी न हो, अव्यवस्था न हो, आपके कारण किसी को ठेस न पहुंचे, कहीं भी कोई अव्यवस्था की स्थिति न पैदा हो। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय इसलिए भी है, आज 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर को रविवार के दिन आप इतनी बड़ी संख्या में सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं उपस्थित हुई हैं, उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में सहभागी बन रही हैं, कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जितने लोगों को बुलाया जा रहा है, उससे अच्छी संख्या में आकर के एक नया उत्साह आपका प्रदर्शित करता है। और आज गीता जयंती का भी दिन है, तो स्वाभाविक रूप से श्रीमद् भगवत गीता हमें कर्म की प्रेरणा देता है, निष्काम कर्म की प्रेरणा देता है। और कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन के इस भाव को अपने जीवन में सदैव धारण करते हुए हम निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी लेकर आगे बढ़ते जाएं, इस विश्वास के साथ मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों के प्रति नमन करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।